सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये कहा गया है कि जी हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक बात करनी है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। उस मुस्तकबिल पर बात करने के साथ साथ थोड़ा सा हमें माजी में भी झांकना पड़ेगा। लेकिन एक हकीकत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आज हमें बहुत से लोग बुलाते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और हमने अभी तक जो तरक्की की है तो मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ कि हम किस तरह से जा रहे हैं और किस समझ जा रहे हैं। जिस वक्त हम किसी ये टर्म बोलते हैं ना, किसी वक्त हम ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क अच्छा है, फ़लाँ मुल्क की तरक्की बहुत अच्छी है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक मवाजना है दो चीज़ों के दरमियान। अगर एक बंदा 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है तो हम कहते हैं बहुत तेज़ भाग रहा है। अगर उसके साथ एक और बंदा दौड़ना शुरू कर दे और वो 10 की बजाय 15 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा होगा तो हम उस वक्त कहेंगे कि 10 किलोमीटर वाला स्लो है, जबकि तेज़ 15 वाला है। अब 15 वाला बहुत तेज़ है, लेकिन अगर साथ 20 वाला चलना शुरू हो जाएगा तो 15 वाला भी स्लो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम जिस वक्त ये मवाजना करते हैं तो हमें अपने तारीख़ के साथ मवाजना करना पड़ेगा कि जिस दिन पाकिस्तान बना था उसके बाद से हम किन किन मराहल से गुजरे और उस वक्त हमारी ताकत क्या थी और आज हमारी ताकत क्या है। तो इन चीज़ों को जिस हम मद्देनज़र रखते हैं तो मैं उसमें एक दो चीज़ें गुजारिशात अपने तमाम के तमाम सुनने वालों के सामने रखूँगा कि पाकिस्तान शुरू में एक ऐसी मुमलिकत था जिसके मुतालिक पूरी दुनिया वो ये कहती थी कि इस मुल्क ने 1 साल से ऊपर नहीं चलना। ख़ास तौर पे इंडिया ने, बरतानिया ने, इन सब का ख्याल ये था कि पाकिस्तान 1 साल से ऊपर नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 73 साल से ऊपर हो गए और हम चलते आ रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपना तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है। ये मैंने एक आपको चीज़ बताई। अब एक दूसरी चीज़ सुनिए। जिस वक्त हम ये कहते हैं कि कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की का पैमाना क्या है? बहुत सारे पैमाने, जिनमें से एक पैमाना ये है कि मैं आज से 40 साल पहले अगर देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि 40 साल पहले हमारी क्या हालत थी। कच्चे मकान होते थे। 40 साल पहले कच्चे मकान थे, पक्का मकान गांव में कहीं नहीं मिलता था। खाने के लिए सालन नहीं मिलता था। कीकर की फलियों के अचार बना के हम खाना खाया करते थे। सफ़र के लिए हमारे पास टांगे और साइकिल हुआ करते थे। आज हर साइड पे आपके मोटरवेज और दूसरी मोटरवेज। मेरे अपने गांव में कच्ची सड़क, वो सड़क भी नहीं थी, हम तो उसको सड़क भी नहीं कहते थे। एक पगडंडी होती थी, उसके ऊपर चल के हम आते थे या हमारे टांगे उस पर आते थे। तो ये हमारे सफ़र के ज़राए थे। आज मेरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह डबल सड़क, सारा दिन कम अज़ कम 100-125 बस मेरे गांव से गुजरती है, जो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और पता नहीं किधर किधर जाती है। तो एक चीज़ है। दूसरा, हम जो खाने खाते हैं उसके लिए बेहतरीन होटल हर जगह पे मौजूद है। इसका मतलब है कि आपका और मेरा जो मायार ज़िंदगी है वो बुलंद होता जा रहा है। अगर आपका मेरा मायार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क का मायार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। अगर आपका और मेरा मायार ज़िंदगी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मुल्क का मायार ज़िंदगी भी नीचे जा रहा है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मायार ज़िंदगी पहले से बहुत ऊपर है। आइए इसको एक और तरफ ले जाएं कि हमारे ऊपर कर्जे बहुत हैं, हमारी मईशत के लिए हम सारा दिन बातें सुनते हैं। इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा। हमारे एक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, उन्होंने 1975 में ये बात की थी, घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। अब ये दो जुमले हैं, एक घास खाएंगे और दूसरा एटम बम बनाएंगे। अब हमने एटम बम बना लिया लेकिन कौम को घास खाने के लिए तैयार नहीं किया। हालांकि ये शाखसाना भुट्टो साहब को मालूम था कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसके ऊपर हमें हर सूरत में घास खाने की नौबत आएगी। तो ये घास हम कौमी सतह पे खा रहे हैं कि जो बच्चा हमारा पैदा होता है वो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपए का मकरूज होता है। तो ये कर्ज हमारे सर पे मौजूद है, लेकिन उसकी वजह वही है कि हमने इतना बड़ा स्टेप लिया। और मैं समझता हूँ कि ये स्टेप ठीक था। हमें घास खाने की ज़रूरत पड़ती, हमें घास खाने के लिए तैयार होना चाहिए था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिस दिन इंतकाल होता है, आप दुनिया छोड़ते हैं, उस दिन आपके यहाँ शाम के खाने के लिए घर में खाना नहीं था। अम्मा आयशा के हुजरे में अगले दिन के लिए खाना नहीं था, लेकिन आपके हुजरे की दीवारों पे 9 तलवारें लटक रही थी। ये वो तलवारें थी जिनके सबब हमने कैसरो किसरा और ईरान
اور رومن امپائر، ان کو گرایا، یہ وہ تلواریں تھیں، لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ وہی تلواریں تھیں جن کی بنیاد پہ ہم نے 1350 سال ہسٹری میں مسلمانوں نے سپر پاور کا سٹیٹس انجوائے کیا۔ 1350 سال آج آپ کے سامنے، آپ دیکھیں برطانیہ 100 سال پورا نہیں کر سکا سپر پاور میں، آپ کے ساتھ رشیا تھا 100 سال پورا نہیں کر سکا، امریکہ ہے، امریکہ زیادہ سے زیادہ 125 سال تک پہنچ جائے گا۔ تو ہمارے ہاں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اتنا لمبا عرصہ 1350 سال، ایک پوری تاریخ ہوتی ہے جس کے اندر تقریباً کوئی 200 نسلیں گزرتی ہیں۔ اتنی نسلوں کے گزرنے کے ساتھ آپ نے اس دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ یہ وہ تلواریں تھیں جن کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ فیصلہ لیا، بہت اچھا فیصلہ لیا، آج ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ذرا اس پہ بھی ایک تھوڑی ساری نظر ڈالیں۔ میں اس میں چند ایک موٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے گئے، ہمیں ایک ٹیلی فون کال آتی تھی کہ ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پکڑ کے ان کے حوالے کرتے تھے۔ ہمیں ٹیلی فون آتا تھا امریکہ سے کہ جی ہمیں ایمل قاسی دے دیں، ہم ایمل قاسی زندہ کوئٹہ سے پکڑ کے ہم ان کے حوالے کرتے اور اس کی لاش ہم بعد میں وصول کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا۔ آج 20 سال کے بعد پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے، وہی ملک ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ ہمیں ملٹری بیس دیں۔ آپ ملٹری بیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ آج آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب بندہ کوئی بھی قوم اتنا بڑا سٹیپ لیتی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے، اور ہم وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں جو کچھ دیکھتا ہوں، میں بالکل اپنی طرف سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں جو کچھ دیکھتا ہوں ہمیں انشاءاللہ اس کے بدلے میں کوئی بہت لمبی چوڑی چیزیں پے نہیں کرنی پڑیں گی۔ ہم الحمدللہ آج تاریخ کے اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جس وقت آج مستقبل کی بننے والی سپر پاورز اور ماضی کی ٹوٹنے والی سپر پاورز، وہ ساری کی ساری پاکستان کے سامنے کھڑی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان عظیم ہے جس کے اوپر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میرے پیارے دوستو، بالکل لاسٹ پہ میں آپ کے سامنے بے وزن سے 2 شعر وہ کر کے اور ایک جملہ بول کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یہ سیاچن میں کھڑے ہوئے ایک کیپٹن نے یہ شعر لکھے تھے، اسے شاعری نہیں آتی اس لیے اس کا وزن شزن ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ شعر سنیں گے تو اصل میں شعر کی جان تک پہنچنا ہے، شعر کے وزن تک ہم نے نہیں پہنچنا۔ اس نے وہاں پہ یہ بات کی کہ زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اب یہ آخری جملہ میں آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، ہم نے اب کشمیر نہیں لینا، ہماری منزل کشمیر نہیں ہے، ہماری منزل چینج ہو گئی ہے، اب ہم نے کشمیر نہیں لینا، اب ہم نے دلی لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔